क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ लोकेश में। नागरिक शास्त्र का पेपर है जो कि 1 मार्च 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर आपको आंसर के साथ बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 100 का। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देखते हैं क्या है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 250 शब्दों में देना है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ का राष्ट्रपति कौन था? व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, निकिता खुश्चेव, मिखाइल गोर्बाचेव। तो सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ का राष्ट्रपति था मिखाइल गोर्बाचेव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सोवियत संघ का कौन सा गणराज्य इस समय रूस के साथ युद्धग्रस्त है? बेलारूस, अजरबैजान, यूक्रेन, आर्मेनिया। तो यूक्रेन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा नंबर प्रश्न है, मुक्त द्वार नीति का संबंध किस देश से था? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 14 नवंबर, 26 जनवरी। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 है, वैश्विक साझा संपदा में क्या शामिल है? वायुमंडल शामिल है, अंटार्कटिका शामिल है, समुद्र शामिल है। तो यहाँ पर ए सभी हो जाएगा। वैश्वीकरण का कारण है शीत युद्ध का अंत, ये भी कारण है। सोवियत संघ का पतन, ये भी कारण है। और सूचना क्रांति, ये भी कारण है। तो यहाँ पर घ ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार क्या था? भाषा, धर्म, जाति, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा थी। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार भाषा थी। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1956 में। तो 1950 से हो जाएगा। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया था? 1950, 1947, 1947, 1946। तो चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था 1950 को। शाह आयोग का गठन कब हुआ? 1975, 1977, 1978, 1979। तो शाह आयोग का गठन हुआ था 28 मई 1977 को। ठीक है, देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो 11 नंबर प्रश्न है, नाटो की स्थापना के समय इसमें कितने देश शामिल थे? तो नाटो की स्थापना के समय इसमें जो है 12 देश शामिल थे। कितने? 12 देश। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच किसी एक प्रमुख अंतर का उजागर कीजिए। तो सोवियत अर्थव्यवस्था में राज्य का नियंत्रण था, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार का नियंत्रण था। 13 नंबर है, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, इसमें जो सारे प्रश्न एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 193 सदस्य देश हैं। यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 2002 में। इसके बाद 16 नंबर है, सार्क के गठन का मुख्य उद्देश्य बताइए। सार्क के गठन का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। इसके बाद 17 नंबर है, भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को की गई थी। इसके बाद 18 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय विदेश नीति के किन्हीं 2 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो पहला सिद्धांत है गुट निरपेक्षता और दूसरा है विश्व बंधुत्व। 19 नंबर है, 1970 के चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? 1970 के चुनाव के बाद भारत की प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करता है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। ठीक है, उत्तर आपको 150 शब्दों में देना, केवल 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, शांति सेवा क्या थी, इससे सफलता क्यों नहीं मिली? ठीक है, शांति सेवा संयुक्त राष्ट्र
द्वारा स्थापित एक मिशन थी जिसका उद्देश्य युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और मानव अधिकारों की रक्षा करना था। इस सफलता नहीं मिलने के कारण मुख्य रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप, वित्तीय सीमाएं और सदस्य देशों की अनिच्छा जैसे कारण थे। इसके बाद है 22 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 4 प्रमुख अंगों के नाम। संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख अंग निम्न है। पहला है असेंबली। असेंबली में संगठन की सर्वोच्च सभा होती थी। सुरक्षा परिषद, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का जिम्मेदारी निकाय होता था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में विवादों का न्यायिक समाधान कर होता है। अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिषद में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। इसके बाद है 23 नंबर प्रश्न। भू राजनीति से क्या अभिप्राय है? तो भू राजनीति का अभिप्राय विभिन्न देशों की भूभागीय स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों, रणनीतिक स्थान और सीमाओं के आधार पर उनकी राजनीतिक गतिविधियों, रणनीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना। यह राजनीति, शक्ति संतुलन और वैश्विक प्रभाव को समझने में मदद करता है। इसके बाद 24 नंबर है 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के 2 कारण। तो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 2 कारण निम्न हैं। पहला है जम्मू कश्मीर विवाद, पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर दावा करना और पाकिस्तानी सेना द्वारा कश्मीर में घुसपैठ। दूसरा है दरबार मूव, कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता और सांप्रदायिकता तनाव के कारण तनाव बढ़ना। इस आगे लिखेंगे, इन कारणों के चलते दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा जो युद्ध का कारण बना। इसके बाद 25 नंबर है विश्व बैंक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिनका उद्देश्य सदस्य देशों को आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करना है। यह गरीबी कम करने और अस्थायी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद है 26 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्र निर्माण से तात्पर्य है एक नए राष्ट्र की स्थायी संरचना बनाने के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया। यह नागरिकों के लिए समृद्धि, शासन व्यवस्था और सामाजिक एकता को मजबूत करने के लिए कार्यरत होता है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में देना है मेरे प्यारे बच्चों, और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, भारत संघ में हैदराबाद के विलय का विवरण दीजिए। तो भारत संघ में हैदराबाद के विलय की प्रक्रिया 17 दिसंबर 1948 को हुई। जब हैदराबाद का निजाम स्वतंत्र होने की घोषणा कर चुका था, तब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद पर आक्रमण किया। यह सैन्य अभियान हैदराबाद रियासत को भारत संघ में मिलाने के लिए शुरू किया गया था। 21 सितंबर 1948 को हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया, जिससे उस क्षेत्र को स्वतंत्रता आंदोलन समाप्त हुआ। यह विलय भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद है 28 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है आर्थिक विकास लक्ष्य। प्रत्येक योजना के माध्यम से भारत के आर्थिक विकास को गति देना और गरीबी को कम करना। दूसरा है आधिकारिक योजनाएं, सरकारी स्तर पर निर्णय लेने और जनता को समुचित बुनियादी ढांचे की सुविधाएं प्रदान करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उधार और निवेश। योजना अवधि के दौरान सरकारी निवेश को बढ़ावा देना और विदेशी सहायता प्राप्त करना। चौथा है समीक्षा और मूल्यांकन। प्रत्येक योजना के अंत में उसके प्रभावों की समीक्षा और मूल्यांकन करना। पांचवा है समान विकास। सभी क्षेत्रों के बीच समान आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, जैसे कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचा। इसके बाद है 29 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? शिमला समझौते पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता था। इस समझौते के माध्यम से दोनों देशों ने आपसी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की प्रतिबद्धता जताई। मुख्यतः यह समझौता जम्मू कश्मीर मुद्दे को लेकर हुआ था, जिसमें दोनों देशों के नियंत्रण रेखा LOC को अंतरिम सीमा के रूप में स्वीकार किया और युद्ध विराम को मान्यता दी। इसके तहत पाकिस्तान ने भारत कश्मीर में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की बात मानी। शिमला समझौते ने कश्मीर विवाद को बातचीत के माध्यम से हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। हालांकि इसके बावजूद विवाद पूरी तरह से हल नहीं हो पाया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर प्रश्न है 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? तो 1960 का दशक को खतरनाक दशक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय दुनिया भर में कई बड़े संघर्ष, युद्ध और राजनीतिक संकट उभर रहे थे। सबसे प्रमुख कारण गोल्डन हार्ट फॉल्स था, जहां अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। इसके अलावा वियतनाम युद्ध ने भी वैश्विक तनाव को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। अफ्रीका देशों का स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गया था, जिससे उपनिवेशी शक्तियों और वहां के विभिन्न जातियों समूहों के बीच संघर्ष हुआ। दो देशों के बीच परमाणु हथियारों की होड़ ने भी
दुनिया को तनाव में डाल दिया था। ऐसे कारणों से 1960 का दशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता और खतरनाक संगठनों से भरा हुआ था, जिसे इसे खतरनाक दशक कहा गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 8 अंक है। तो 31 नंबर प्रश्न कह रहा है नक्सलवादी आंदोलन का विवेचन कीजिए, अथवा जम्मू कश्मीर के समस्या का वर्णन कीजिए, क्योंकि 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 32 नंबर है भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। फिर अथवा करके दिया है भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।